हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स रिवाइज। स्लाइड को देख के आप जान गए होंगे कि आज का जो वीडियो है वो बेस्ड है कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है आपके पेपर में तो आप क्या करोगे। कि किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर नहीं आता है तो आपको उस क्वेश्चन को छोड़ देना एक अच्छा ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि अगर आप उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे ना तो आपको सिर्फ 0 मार्क्स मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। बट अगर आप उसमें कुछ लिख के आते हो तो आपको मार्क्स मिलने की चांसेस होते हैं। लेकिन कुछ लिख के आने का मतलब ये नहीं है कि बहुत बच्चे क्या करते हैं, वो कोई स्टोरी लिख देते हैं, कोई सॉन्ग लिख देते हैं। इस तरह का मत क्या करिए, क्योंकि अगर एग्ज़ामिनर ना थोड़ा फुर्सत में आपकी कॉपी चेक कर लेगा ना तो वो सब काट करके और उस पर 0 तब भी दे देगा। तो ये तो इस तरह के जो आंसर्स आप लिखोगे ना ये आपके लक पे डिपेंड करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इन चीज़ों को नहीं लिखना है। आज की वीडियो में मैं इसी ट्रिक एंड टिप्स पे बात करूँगी कि आप लोग किस तरह से अपना आंसर लिख के आइए अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, जिससे कि आपको उसमें मार्क्स भी मिल सके। ये वीडियो जो है ये पर्टिकुलर किसी एक स्पेसिफिक लेवल के एग्ज़ाम के लिए नहीं है। ये क्लास 10th का, 12th का, किसी भी ग्रेजुएशन का, किसी भी टाइप का अगर आप पेपर देखने जा रहे हैं डिस्क्रिप्टिव का, तो उन सब में ही ये हेल्पफुल है। आप इस ट्रिक को कहीं पे भी यूज़ कर लेंगे आंसर लिखने में, तो वहाँ पे भी आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एक छोटी सी बात मुझे आप लोगों से ये बोलनी थी कि जो भी लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझसे इंटरेक्ट करने के लिए, क्वेश्चंस पूछने के लिए एंड ट्रस्ट करने के लिए। एंड वो लोग जो लोग मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं और वो लोग वीडियोस को भी लाइक नहीं करते हैं, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, प्लीज़ इसको नेगेटिव वे में मत लीजिएगा। बट आप खुद सोचिए कि जहाँ पे जिस कॉलेज में आप जाके एडमिशन ले रहे हो, आप वहाँ पे इतना सारा पैसा दे करके आए हैं और वहाँ पे भी अगर आप जाओगे ना और 2-3 बार हेल्प के लिए पूछोगे तो वो आपको बोल देंगे कि आप कॉलेज आइए, ठीक है ना। हाँ, आप कॉलेज आते नहीं, लास्ट मोमेंट पे आप पढ़ने आते हैं। एंड मैंने आप लोगों के लिए ही बस इस चैनल को फॉर्म किया था सो दैट जो बच्चे डेली बेसिस पे कॉलेज नहीं जा पाते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो लोग इस प्रॉब्लम को फेस ना करें, इस वजह से मैंने इस चैनल को फॉर्म किया था। तो इस पे ये बात आती है ना कि आप तो जहाँ पे कॉलेज जा रहे हो वहाँ पे आप इतना सारा पेमेंट कर रहे हो, हर चीज़ वहाँ पे आपका खर्चा लग रहा है, और यहाँ पे आपका क्या है कि आपको बस क्या करना है कि जो भी वीडियो है ना उसको लाइक कर देना है। लाइक ही करना ही तो है जो हमारी फ़ीस है, और तो हम कुछ आप लोगों से चार्ज करते नहीं हैं। रही बात सब्सक्राइब करने की, तो अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आप सब्सक्राइब मत करिए। मैं देखा होगा, मैंने कभी भी अपनी वीडियोज़ पे सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा है, लेकिन अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो उसमें आप लोग का लॉस हो जाता है। जैसे कि मेरा चैनल है बीएड में सारे ईयर्स का, तो अभी आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, फिर आप जा कर के 4th सेमेस्टर तक जाओगे तो वहाँ तक आपकी मैं हेल्प करूँगी। अभी क्या होता है, मैं कोई वीडियो डाल देती हूँ, फिर स्टूडेंट्स आते हैं जो मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, वो मुझसे पूछते हैं प्लीज़ इस चीज़ की वीडियो डाल दीजिए, और मैं मॉर्निंग में ही उस चीज़ की वीडियो डाल करके आती हूँ। तो क्या होता है, आप लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाते हैं। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया भी है और अपने बेल आइकन को नहीं प्रेस कर रखा है तो प्लीज़ वो कर लीजिए, जिससे कि आपको क्या हो, ये पता चल जाए कि अच्छा लेट्स रिवाइज से ये नोटिफिकेशन आया है, ये वीडियो है हमारे काम की है, ये एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो है, कभी भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। ये तो था हमारी वीडियो से थोड़ा डिफरेंट पाथ। ज़्यादा टाइम मैं इन सब चीज़ों में नहीं लेती, बट मेरा इस चीज़ को कहना ज़रूरी था। इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वीडियो में जो भी मैं आपको ट्रिक्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी किसी भी आंसर को लिखने का, आप उसको फॉलो करिएगा। जब आप उन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे ना, तभी आप एक अच्छे से अपना आंसर लिख करके आ सकते हैं। तो यहाँ पे जितने पॉइंट्स मेंशन है मैं बस उन्हीं को आपको बताऊंगी और उसी में ही आपकी वीडियो कवर हो जाएगी, और यही एक वे होगा जिससे आप उन क्वेश्चंस को भी लिख करके आ पाएंगे जिनका आंसर आपको नहीं आता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है ये मैंने अभी आपके सैम्पल पेपर से लिया है, फिलॉसफी का ये क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे क्या लिखना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेंशन किया है टाइम। टाइम में से आप क्या समझ रहे हो कि टाइम में मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। देखिए, हमें क्या करना है कि जो भी क्वेश्चंस हमें आते हैं, पहले तो पेपर रीड करना सबसे अच्छी चीज़ होती है। सबसे पहले आप अपना पेपर रीड कर लीजिए, और जो भी क्वेश्चंस आपको सबसे अच्छे से आता है उसको आप सबसे पहले कर लीजिए, ठीक है। और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं बट आपको करना है, क्योंकि आपको 5 क्वेश्चन करने थे तो आप सिर्फ 4 ही कर रखे हो या 3 ही कर रखे हो, तो इसके बाद में लास्ट में आप अपना नंबर दीजिएगा किसको, उस क्वेश्चन को जिसका आंसर आपको नहीं आता है। देन क्या करना है
कि सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए, जो हमें आते थे हमने उनके आंसर्स कर लिए, अब हमें वो क्वेश्चन पे आना है जिसके आंसर मुझे नहीं आते हैं। तो हमको उस क्वेश्चन को रीड कर लेना है, अच्छे से रीड करेंगे हम। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा क्वेश्चन होगा उसमें कोई ना कोई कीवर्ड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम लोग इस लेवल पे एग्ज़ाम दे रहे हैं जहाँ पे हम ब्लैंक नहीं हैं। हमने इससे पहले भी कोई ग्रेजुएशन में कोर्स किया होगा, उससे पहले हमने अपनी 12th की स्टडी करी होगी, और हम डेली लाइफ से भी चीज़ें सीख रहे हैं, तो हम बिल्कुल ब्लैंक तो है नहीं है। ऐसा किसी क्वेश्चन में नहीं होगा कि आप ब्लैंक हो जाओगे, आपको किसी न किसी वर्ड का मीनिंग तो आता ही हो। तो हमें क्या करना है, बस हमें वही कीवर्ड उठाना है, और उसके बाद में हमें क्या करना है, इमेजिन करना है। मतलब हमें अपनी इमेजिनेशन पावर का यूज़ करना है। इमेजिनेशन पावर का यूज़ करके जो वर्ड हम अपने दिमाग में लाए हैं ना, उस वर्ड से रिलेटेड हमें सारी चीज़ें सोचनी हैं। जो भी चीज़ें हैं उसको हमें अच्छे से अपने माइंड में फॉर्मेट करना है। उसको देखना है कि इस चीज़ों में क्या क्या चीज़ होती है, इसमें क्या कहा जा सकता है, कितने कितने चीज़ों को हम यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। देन क्या है, प्लेस ऑफ द आंसर। प्लेस ऑफ द आंसर में जो भी है, आपका जो आंसर होगा ना वो राइट प्लेस पे होना चाहिए। तो आप क्या करो, या तो आप इस आंसर को सबसे लास्ट में लिखो, ठीक है, और या तो आप इस आंसर को सबसे बीच में लिखो, लेकिन सबसे पहले वो क्वेश्चन बनाना ही स्टार्ट मत कर दीजिएगा। अगर आपके साथ ऐसा भी है कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ, जैसे कभी कभी हो जाता है कि हमारी सिचुएशन से डिफरेंट हो जाती हैं, वो दूसरों को समझने में डिफरेंट लगती होंगी, बट हमारी सिचुएशन है तो हम क्या कर पाते हैं कि कभी कभी नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो जब हम कुछ नहीं पढ़ पाए हैं, पढ़ के ही नहीं गए हैं, तो हमारे एग्जामिनेशन हॉल में हमारे साथ ऐसा होगा कि हमें कोई क्वेश्चन सही से नहीं आता होगा। तो वहाँ पे भी अगर किसी क्वेश्चन को आप ज़्यादा अच्छे से फ्रेम कर पा रहे हो तो उसको आगे करिए, एंड अगर कोई बिल्कुल भी नहीं सही से समझ में आ रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको अपना ही मन का लगाना है, तो वो आपको एकदम लास्ट में कर देना है। देन प्रेजेंटेशन। देखिए, आपको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, आप जो भी करोगे अपने इमेजिनेशन पे करोगे, तो आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान रखना होगा। प्रेजेंटेशन क्वेश्चंस की कैसे करी जाती है ये मैंने आपको एक वीडियो में बताया है कि हाउ टू राइट आंसर्स इन बीएड, ठीक है। तो आप उस वीडियो को जा करके देख लीजिएगा। जो प्लेलिस्ट है ना, वो उसको मैं नीचे दे दूँगी। वो सारी प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए, बीएड वालों के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आपको क्या करना है, अपने जो आंसर्स होंगे ना उन्हें एक प्रॉपर वे में प्रेजेंट करना है, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को मैंशन करना है। कैसे करना है अभी मैं इस क्वेश्चन को बताऊँगी, तब आपको इस चीज़ को समझाऊँगी। जिससे कि क्या होगा, देखिए क्या होता है कि एक एग्जामिनर को ना 50-40 ऐसी कॉपियाँ दी जाती हैं चेक करने के लिए। तो आप खुद अपने आप को एज अ टीचर समझ के देखिए कि हम क्या करते हैं, हम 2-3 कॉपियों को तो फोकस करके देखेंगे, बट फिर क्या होगा, हम खुद एग्जॉस्ट हो जाएंगे, हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, और हम फास्ट उस चीज़ों को काम करेंगे, तो हम उन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर अच्छे से हमने अपना प्रेजेंटेशन रखा है और चीज़ों को देखा है, तो हमारा जो टीचर होगा ना वो भी सोचेगा कि यार इसने अपनी क्या है, इमेजिनेशन स्किल का यूज़ किया है, क्वेश्चन फॉर्मिंग का स्किल इसने यूज़ किया है। जो आंसर आपका राइटिंग होता है, ऐसे राइटिंग में क्या क्या पॉइंट्स मेंशन किए जाते हैं, वो सब इसने स्किल्स के यूज़ किए हैं। तो वो आपकी स्किल्स को देखेगा, आपके प्रेजेंटेशन को देखेगा, इम्प्रेस हो जाएगा, और इम्प्रेस होकर के वो आपको मार्क्स दे सकता है। हो सकता है वो आपको पूरे मार्क्स दे दे, अगर पूरे मार्क्स नहीं देगा ना तो आपको 1-2 मार्क्स भी नहीं देगा, वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। देन लास्ट में मैंने लक रखा हुआ है। लक तो बस ये है कि लक तो भैया है तो सबके साथ में अच्छा हो रहा है, लक नहीं है तो फिर 0 नंबर ही मिल जाएंगे। बट ऐसा नहीं है, अगर आप अपना क्वेश्चन अपने दिमाग से करके जा रहे हो ना, अपने फॉर्मेट अच्छे से, आपने क्या किया, फॉर्मेट अच्छे से बनाया, कीवर्ड सही से समझ में आया आपको, आपने इमेजिनेशन अपनी अच्छे से रखी कि चीज़ों को अच्छे से प्लेस किया, तो ऐसा नहीं है कि आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। 0 तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, 1-2 बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, इस चीज़ की गारंटी मैं आपको दे रही हूँ। मार्क्स आपको अच्छे ही मिलेंगे। लक की बात मैंने इसलिए की कि अभी जैसे मैं आप लोगों को बता रही थी कि एग्जामिनर को ज़्यादा कॉपीज़ दी जाती हैं, तो क्या होता है, एग्जामिनर फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो कभी कभी एग्जामिनर क्या करते हैं कि ये जो सारी आप चीज़ें लगा रहे हो ना, कि आप लास्ट में रख रहे हो अपना आंसर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब वो कॉपी आपकी चेक करेगा तो हो सकता है वो फास्ट कॉपी चेक करे और वो देखे कि ये भी इसने अच्छे से किया है, फॉर्मेट देखे, तो वो क्या करेगा, फ्लो में आपकी कॉपी चेक कर देगा और आपको पूरे मार्क्स भी दे सकता है। तो ये है आपका लक। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये लक वाली चीज़ ना काम कर जाती है, क्योंकि टीचर्स के पास कॉपीज़ बहुत होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। जो चीज़ें यहाँ पे मैंने टिप्स आपको बताई हैं, उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे कैसे यूटिलाइज़ करती हूँ।
टाइम को तो देखिए टाइम जब सब सारे क्वेश्चंस मैं कर लूँगी ना अपने जो मुझे आते हैं, तब मैं इस क्वेश्चन को उठाऊँगी। अब रीड करते हैं हम इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाइवर्सिटी, राइट द टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी। मतलब कि डाइवर्सिटी से आप क्या समझते हैं एंड डाइवर्सिटी के टाइप्स क्या क्या हैं। मान लीजिए आपको नहीं समझ में आया, चलिए हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। अब आता नहीं है तो हम तो कुछ भी करेंगे ना। तो विविधता का अर्थ क्या है, इसके प्रकार बताइए। अच्छा, विविधता से तो आप समझ ही जाओगे कि विभिन्नता की बात हो रही है। और अगर आप एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं तो ऐसा नहीं है कि आप डाइवर्सिटी भी नहीं समझ पाओगे। डाइवर्सिटी और विविधता, हिंदी वाले विविधता को भी समझ जाएंगे एंड इंग्लिश वाले डाइवर्सिटी को भी अच्छे से समझ जाएंगे। ये कोई ऐसी हल्की फुल्की चीज़ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी। आप 6 से लेकर के क्लास 6 से सिविक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उसमें ही आपको मिलना स्टार्ट हो जाती है डाइवर्सिटी क्या है। आप अच्छे से क्लास 6 7 की सिविक्स में इनको सब चीज़ों को पढ़ते हो। तो अगर आप देखो तो अब डाइवर्सिटी हमें पता है, जो हमारा इंडिया है ना वो विभिन्नताओं का देश है, विभिन्नताओं की कंट्री। मतलब यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज से, फिजिकल कह लीजिए, जोग्राफियल कह लीजिए, कल्चरल कह लीजिए, रिलीजियस कह लीजिए, हर तरह से हम डिफरेंट हैं। अगर मैं हूँ और आप हैं तो मैं भी किसी न किसी फॉर्म में आपसे डिफरेंट हूँ। हो सकता है मेरी हाइट छोटी हो, या हो सकता है मैं लंबी हूँ, हो सकता है मेरी जो कल्चर है वो डिफरेंट हो। तो हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है, डाइवर्सिटी क्या होती है हमें वो समझाना है। जब हम डाइवर्सिटी क्या होती है ये बता देंगे तो हम एक डेफिनेशन लिख देंगे। अब जब ये आप बना करके लिख रहे हो ना तो आपको डेफिनेशन तो आती ही नहीं होगी, तो आपको क्या करना है, डेफिनेशन भी बना करके लिख देनी है। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी लिख दीजिए, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी लिख दीजिए। डिक्शनरी आपकी कोई खोलने नहीं जा रहा है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अपनी डाइवर्सिटी की डेफिनेशन डालिए। उसके बाद में अब आप यहाँ पे क्या मेंशन कर सकते हो, आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइवर्सिटी मेंशन कर सकते हो। डाइवर्सिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, आप फॉर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी को मेंशन कर सकते हो। जैसे कि 2 तरह की डाइवर्सिटी होती है, एक जो विजिबल होती है, एक जो क्या होती है आपकी इनविजिबल होती है। अगर हम बात करें तो विजिबली अगर कोई है तो जेंडर में हमारी डाइवर्सिटी है, ठीक है, किसी मेल फीमेल है, एज में है, फिर फिज़िकल एट्रीब्यूट्स में है। तो ये सारी जो डाइवर्सिटीज़ हैं ये क्या करती हैं, हमें दिखाई देती हैं। और हमें जो नहीं दिखाई देती हैं वो कौन सी हैं हमारी, जैसे हमारा वर्क एक्सपीरियंस है, हमारी इनकम है, इनकम के बेसिस पे तो कितना हम लोग डिफरेंट हैं, बट क्या होता है कि वो दिखता नहीं है। देन मटेरियल स्टेटस है, ये सारी चीज़ें इनविजिबल हैं। इसके बाद में हमने क्या किया, इसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके लिख दिया। ये हमारा बन गया आपका 2 से 2.5 पेजेस का। अब हमें क्या करना है, हमें टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी लिखनी है। टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी में देखिए आपकी कुछ चीज़ें आ जाएंगी, जैसे आपका आएगा लिंग्विस्टिक आ जाएगा। टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी आप अच्छे से लिख सकते हो, बस आपको क्या करना है, जिस जिस बेस पे डाइवर्सिटी है ना, जिस जिस बेसिस पे हमें वो चीज़ें लिख सकती हैं। जैसे हमें हमारे माइंड में आया कि लैंग्वेज के बेसिस पे हम डिफरेंट हैं, तो हम क्या करेंगे, लैंग्वेज का लिख लेंगे। लैंग्वेज हमारे यहाँ बहुत सारी बोली जाती हैं, एटलीस्ट हमारी 22 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं हमारे इंडिया में, ठीक है। तो हमें अगर आप 22 लैंग्वेजेस को जानते हैं तो आप उन 22 को लिख दीजिए। अगर आप उन 22 को नहीं जानते हैं तो आपको कुछ लैंग्वेजेस तो पता होंगी, जैसे आसाम में आसमी बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, बंगाल में बंगाली बोली जाती है, नेपाल में नेपाली बोली जाती है, ठीक है ना, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है। तो आप ऐसे दिखा सकते हो कि इस स्टेट में ये लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो हम इस बेसिस पे भी एक दूसरे से डिफरेंट हैं। अगर हम इसके बाद कल्चर में भी हम डिफरेंट हैं एक दूसरे से। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं तो हमारे जो फेस्टिवल्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। कोई होली मनाता है तो कोई ईद मनाता है, तो कोई गुरु पर्व मनाता है, कोई गणेश चतुर्थी मनाता है। कितने सारे तो फेस्टिवल्स हैं हमारे यहाँ पे डिफरेंट तरीके के, तो वो फेस्टिवल्स को आपको लिख देना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा जो डाइवर्सिटी है कि जैसे नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ जो मैरिज होती है ना, मैरिज, तो उसमें भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं लोगों के। जैसे हमारे यहाँ साउथ इंडियन में दूसरी तरह से शादियाँ होती हैं, नॉर्थ इंडिया में दूसरी तरीके से शादियाँ होती हैं, या हमारे यहाँ जो फैमिली का स्ट्रक्चर है वो भी डिफरेंट है। कहीं आपको न्यूक्लियर फैमिली देखने को मिलेगी तो कहीं आपको जॉइंट फैमिली देखने को मिलेगी। उसके बाद में आप न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली पे भी अच्छा खासा लिख करके और इस पॉइंट को बढ़ा सकते हैं।
देन आपने क्या किया, आपने लिख दिया डाइवर्सिटी इन कॉस्ट्यूम। कपड़ों के मामलों में भी तो हम डिफरेंट हैं, कहीं धोती कुर्ता चलता है तो कहीं पैंट शर्ट चलती है, कहीं पे लुंगी चलती है, कहीं पे साड़ी चलती है, सूट चलता है। उसके बाद हमारा जो फूड है वो भी डिफरेंट है। तो जिस चीज़ों से हम डिफरेंट, ये ऐसा पॉइंट है ना जिस पे आप अच्छे से लिख सकते हैं। अगर हम रीजनल की बात करें तो देखिए हमारी जो वो है, हमें यहाँ पे अपना बस इंडिया का कहाँ पे कौन सी चीज़ है, यहाँ की जो आपकी एरिया है वो कितना है, आप यहाँ पे अपने ओशंस बता सकते हैं, घाट्स बता सकते हैं। कुछ फिजिकल फीचर्स के बाद में आप में बात कर सकते हो, जैसे हिमालय माउंटेन है, गंगा इंडस ब्रह्मपुत्र प्लेन्स है, पेनिसुलर्स है, घाट्स तो भी मैंने आपको बता दिया था। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये रीजनल डाइवर्सिटी है हमारी। अगर हम रिलीजियस की बात करें तो इंडिया क्या है, बर्थ प्लेस है हिंदू, मुस्लिम, बुद्ध, जैनिज़्म, सिख सबका। तो यहाँ पे जो रिलीजन है ना वो भी आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। तब आप क्या करो, यहाँ से आप रिलीजन उठा लीजिए। जैसे हिंदू का उठाइए, हिंदू के बारे में थोड़ा लिखिए, वो कैसे वर्शिप करते हैं, किन गॉड्स को वर्शिप करते हैं। बुद्धिज़्म का ले लीजिए, बुद्धिज़्म के जो फाउंडर थे वो कौन थे, अगर आपको याद हो कि उन्होंने कौन से पाथ बताए थे तो वो आप बता सकते हो। उनका जन्म प्लेस बता सकते हैं। मतलब जितना आपको आता है आप हर रिलीजन के बारे में बता दीजिए। इसी तरीके से आप मुस्लिम, जैन, क्रिश्चियन सबका कर सकते हैं कि वो किस चीज़ की पूजा करते हैं, उनकी होली बुक्स कौन सी है। हिंदू की होली बुक्स आपको पता है, मुस्लिम्स की होली बुक्स आपको पता है, क्रिश्चियंस की होली बुक्स आपको पता है। तो यहाँ पे जा कर के आपने बहुत सारे टाइप्स बता दिए और अच्छा खासा आपका 8 क्या आप 10 पेजेस का भी लिख करके यहाँ पे आंसर आ सकते हैं। तो ये कुछ मामूली सी टिप्स एंड ट्रिक्स थी। इसको आपको जब यूज़ करना है जब आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है। और अगर आता भी होता है तो क्या होता है, कभी कभी हम जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो हम आंसर, जब तक क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं तब तक तो याद रहता है, लेकिन क्या होता है जब हम किसी क्वेश्चन का आंसर लिखने लगते हैं तो हम दूसरे क्वेश्चन का आंसर भूल जाते हैं। तो उस सिचुएशन में भी आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। मैंने अपनी तरफ से आप लोगों की हेल्प करने के लिए पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। जो कुछ भी रह गया है वो आपके फर्स्ट एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है। फर्स्ट एग्ज़ाम से रिलेटेड मैंने सब कुछ बना दिया है। तो जब भी कभी भी आपको आंसर्स नहीं आए तो आप इजीली इन ट्रिक्स को फॉलो कर लीजिएगा और आप अपना आंसर कर लीजिएगा। आई होप मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ कर लीजिए।